गैरसैंण में बजट सत्र कराने के पक्ष में नहीं, अधिकांश विधायक स्पीकर को पत्र लेकर किया अनुरोध। तुराई में किसान संगठनों की बैठक, आज स्टोर प्लाजा को करेंगे बंद। हल्द्वानी हिंसा के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, केवल नाइट रहेगा कर्फ्यू से मिलेगी लोगों को राहत। बार एसोसिएशन चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे प्रत्याशी, 28 फरवरी को होगी मतगणना, करीब 4000 अधिवक्ता इस बार करेंगे मतदान। केंद्र सरकार ने 128 सड़कों को दी मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। दस मार्च से फिर शुरू होगा बद्रीनाथ मास्टर प्लान का काम, बर्फबारी ने रोकी थी रफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून से खबर, जहां पर गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र, वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दी जानकारी। इस बार का सत्र देहरादून में ही होगा। 40 से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं है। इस बार का बजट सत्र देहरादून में होगा। इस बार का सत्र होगा देहरादून में। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी की साझा। 40 से ज्यादा विधायक नहीं है सहमत। चालीस से ज्यादा विधायक गैरसैंण में सत्र कराने के पक्ष में नहीं। गैरसैंण में नहीं होगा विधानसभा का सत्र। देहरादून से खबर, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयार, भाजपा जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी हुई है। कबाऊ क्षेत्र के अल्मोड़ा लोकसभा में भी कार्यरत अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा का बयान। अल्मोड़ा सीट पे शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त हुआ। अल्मोड़ा सीट पे शक्ति केंद्र पर काम हो रहे हैं। अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त। भाजपा जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी। हल्द्वानी से खबर, जहां पर बनपुरपुरा में कर्फ्यू के 10 दिन का समय पूरा, प्रशासन ने कर्फ्यू में दी बड़ी छूट। अब केवल रात को ही प्रभावी रहेगा कर्फ्यू। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जारी किया आदेश। मनपुरपुरा थाना क्षेत्र में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। रेलवे बाजार, गौजा जाली और एफसीआई गोदाम परिसर में कर्फ्यू। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। अतिक्रमण मुक्त स्थल के 100 मीटर की परिधि में रहेगा कर्फ्यू। मनपुरपुरा क्षेत्र में तैनात है पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्स। बनपुरपुरा क्षेत्र में अब केवल नाइट पे ही रहेगा कर्फ्यू। डीएम ने दिया आदेश।
डोईवाला से खबर जहां पर मसूरी के 48 प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पहुंचे। डोईवाला लाल बहादुर शास्त्री आईएएस प्रशिक्षक संस्थान मसूरी पहुंचे। डोईवाला की ग्राम पंचायत मारकुम ग्रांड पहुंचे आईएएस। ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए जानकारी, केंद्र और राज्य वित्त योजना से हुए कार्यों की जानकारी ली है। डोईवाला की ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के लिए जानकारी, केंद्र राज्य वित्त योजना से हुए कार्यों की जानकारी ली। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हेली सेवा से जुड़ी एक अच्छी खबर। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी और चंपावत के लिए 22 फरवरी से हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। डीजीसीए की अनुमति के बाद यह सेवा 22 फरवरी से 2024 से प्रारंभ होगी। उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को गोलापार हेलीपैड पर हेली सेवा हेतु ट्रायल किया गया था। उसके पश्चात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा कुछ अतिरिक्त कार्य करने के निर्देश दिए गए थे। 22 फरवरी से हल्द्वानी से पिथौरागढ़, मुनस्यारी व चंपावत के लिए हेली सेवा प्रारंभ हो जाएगी। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा यहाँ गोलापार हवाई अड्डे से जो हमारा हेलीपैड है, इससे मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत 3 स्थानों के लिए हेली सेवा प्रारंभ की जा रही है। 22 तारीख से ये हेली सेवा प्रारंभ होने जा रही है। इसमें एक हेली डेडिकेटली यहीं रहेगा और 2 उड़ान मुनस्यारी के लिए, 2 उड़ान पिथौरागढ़ के लिए और 2 उड़ान चंपावत के लिए ये लेगा। साथ ही जैसा एविएशन वाला, हेरिटेज एविएशन द्वारा बताया गया है कि 2500 रुपये इनका किराया चंपावत के लिए, 3000 पिथौरागढ़ के लिए और 3500 रुपये मुनस्यारी के लिए नियत किया गया है। नई टिहरी आजन्यवीत मुख्य अधिकारी विकास में अभिषेक त्रिपाठी ने विधिवत रूप से अपना चार्ज संभाला। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले भी मैं जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। जनपद की भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित हूँ। मुझे बताया गया है कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में प्रदेश में नंबर 1 है तथा सभी योजनाएं अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि नंबर 1 को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाना है ताकि दूसरे नंबर का फैसला काफी लंबा हो जाए। क्योंकि वो एजडीओ हम लोग भेज देते हैं रोज को रोज रिपोर्ट। अरे हमने डाला ये सब काहे क्यों है? तो आपको ये करना पड़ेगा आप करने में झूठ बोलते हो। एक जो भी विभाग हैं या आने वाले गतिविधियां हैं अलग अलग दिनांक में, उनको मैं पहले भी जनपद में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और जनपद की भौगोलिक स्थिति से भी मैं भली भांति परिचित हूं। और जैसा कि मुझे यहां बताया गया कि टिहरी जनपद विकास के क्षेत्र में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है और सभी योजनाएं बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रही हैं। तो मेरा ये प्रयास होगा कि इसके जो ये नंबर 1 है, इसको इतनी ऊंचाई तक लेकर के जाना है जी कि दूसरे नंबर पर जो है उसके लिए फासला बहुत लंबा हो जाए और जो जनपद की प्रगति है वो और अच्छी हो। और इसमें इस पर भी विचार किया जाएगा, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जो योजनाएं हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। योजनाएं पूर्ण होने के साथ में उनकी गुणवत्ता भी उच्च कोटि की हो, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और साथ में जो हमारे स्वरोजगार के अवसर हैं उनको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और उद्यमिता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से अपने जो जीवन यापन है वो भली बात कर पाएँ। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की है। राज्यपाल ने तट रक्षक के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर कृपा नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड पॉलीएंड्री चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ एन एथनिक हिमालयन ट्राइब का विमोचन किया है। लेखक द्वारा इस पुस्तक में जौनसारी जनजाति समुदाय की संस्कृति और सभ्यता, रीति रिवाजों, जाति व्यवस्था, विवाह और त्योहारों की विशिष्टता, अर्थव्यवस्था, भाषा स्थिति और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान की।
बजट सत्र को गैरसैंण के बजाय देहरादून में कराने की पैरवी पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कड़ा एतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जो लोग ठंड की वजह से गैरसैंण से दूरी बनाना चाहते हैं उन्हें उत्तराखंड छोड़कर चले जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गैरसैंण उत्तराखंडियत का प्रतीक है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, यहाँ तो हिमालयी मौसम सदा ही रहना है। इस बात को हर व्यक्ति जानता है। यदि हिमालयी राज्य के विधायकों को ही अपने प्रदेश में ठंड लग रही है तो उनका यहाँ रहने का क्या औचित्य है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का प्रदेश छोड़कर अपने मन माफिक मौसम वाली जगहों में चला जाना ही बेहतर होगा। हिमालयी राज्य है। हिमालयी राज्य में यदि सरकार को ठंड लग जाएगी, विधायकों को ठंड लग जाएगी, तो फिर ये हिमालयी राज्य किस अवधारणा का। हमको पार्लियामेंट के पास फिर जाना चाहिए, कहना चाहिए जो हिमालयी राज्य के रूप में आपने उत्तराखंड को बनाया है उसको निरस्त करिए, इसको जो है सामान्य राज्य के रूप में गठित करिए। फायदा लेने के लिए हम हिमालयी राज्य का नाम लेते हैं। और जब ठंड, अरे भाई हिमालय का स्वभाव है, वहाँ ठंड भी पड़ेगी, बर्फ भी होगी, बारिश भी होगी, जंगल भी होंगे, हवाएं भी होंगी, चढ़ाई भी होगी। तुम जब उससे घबरा रहे हो, और मैं विधायकों ने क्या किया मैं उस पर टिप्पणी नहीं, लेकिन सरकार ने यदि कहीं से आग्रह आया भी था तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए था। मुझे तो ये लग रहा है कि यह आग्रह जो है सरकार स्पॉन्सर्ड था। आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात करते हुए हजारों की तादाद पर सीटों के बारतौले पौड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भोजन माता समेत 11 संगठन पौड़ी की सड़कों पर गरजे और जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करते सरकार को सेवा दे रहे संगठनों ने कहा कि उनको मजदूरों से भी कम मायदे दिया जा रहा है, जबकि उनमें अतिरिक्त सेवा भी ले जा रही है। संगठनों की मांग है कि उन्हें वेतनभोगी बनाते हुए उन्हें न्यूनतम 18,000 मानदेय दिया जाए। जो है 11 ट्रेड यूनियन है जो पूरे देश के अंदर जो हमारे 11 ट्रेड यूनियन है, उसमें इंटक है, एटक है, सीटू है और तमाम फेडरेशन है। हमारे जो बड़े बड़े फेडरेशन सबकी एक दिन की हड़ताल है। दूसरा जो है आंगनबाड़ी का और भोजन माता आशा का, इनको जो है जैसे ग्राम प्रेरी है, जैसे कि जितने भी लोग हैं उपनाल वाले हैं, ये तमाम जितने भी हैं जो पीटीसी वाले हैं, तमाम जितने भी लोग हैं जितने भी विभागों में काम करते हैं, उनको जो है 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए आज की महंगाई के साथ। हम सरकारों से ये कहते हैं कि जब चुनाव आता है तब आपके घोषणा पत्रों में सबसे पहले महिलाएं रहती है या उनका विकास या महिला सशक्तिकरण के नारे रहते हैं, आपकी पहली हेडलाइन रहती है। और पूरे 5 साल आप उन्हीं भाषणबाजियों में और इसी गलतफहमियों में आप गुमराह महिलाओं को कर देते हैं कि इतने वर्ष बनने के बाद भी, इतने आंदोलन करने के बाद भी अगर फिर हम उसी पायदान पे खड़े तो कहाँ पे महिला सशक्तिकरण है, आप हमें बताइए। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा मिलने की उम्मीद जगी है। बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि बंगाली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार शाह ने कहा है कि देश के समाज के लोगों को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, परंतु भारतवर्ष के 8 राज्यों में बंगाली समाज के कुछ उपजातियों को अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा प्राप्त है। केवल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बंगाली समाज के अनुसूचित जाति के केवल छात्रवृत्ति दिया जाता है, जिसको लेकर बंगाली महासभा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष उक्त समस्याओं के निदान के लिए गुहार लगाई गई है। অনেক লোক আছে মমতা ব্যানার্জির এখানে আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি, মমতা ব্যানার্জি আমাদের ভিতরে মানে কথা বলার জন্য আমাদের ভিতরে ডাকে। हल्द्वानी में वनफूलपुरा पूरा कांड के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के घर की कुर्की की जा रही है। साथ ही घर के आगे 9 फरार वांटेड की तस्वीर चिपकाई गई है। वहीं के न्यूज संवाददाता दिनेश पांडे ने मौके पर जाकर जायजा लिया।
नमस्कार, मैं दीपक अधिकारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़। इस टाइम पर खड़े हैं बनपुर लाइन नंबर 8 पे, जहाँ पे अब्दुल मलिक का मकान है। तो देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। तो अब्दुल मलिक के मकान की कुर्की की जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। कल 2 बजे से रात भर कार्रवाई चली है। अभी सुबह से ये लगातार कार्रवाई चली है। देखते हैं किस प्रकार से लगातार यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं। जो मोस्ट वांटेड अब्दुल मलिक है और उसके साथ जो और अभियुक्त हैं उनके यहाँ पे लगातार पोस्टर लगे। कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लगातार बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से बनपुर का जो अग्नि का कांड हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, तमाम लोगों के द्वारा यहाँ पे आगजनी की थी, पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद जो मेन जो इसका मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक है उसको कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा लगातार उसकी खोजबीन की है। तमाम जगह पुलिस दबिश दे रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कब तक पुलिस द्वारा उसको पकड़ा जाता है और जो तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा भी कार्रवाई की जाएगी, उनके घरों की भी कुर्की की जाएगी। दीपक अधिकारी, के न्यूज़ के लिए हल्द्वानी। देश के अंदर एक बार फिर किसानों ने आंदोलन की राह पकड़ ली है। मोदी सरकार की वादा खिलाफी से नाराज देश के अलग अलग राज्यों से किसानों का समूह एकत्र होकर दिल्ली आंदोलन के लिए रवाना हो गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को रोकने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन देश के अलग अलग कोनों से आई तस्वीरों से यही जाहिर होता है कि किसानों के हौसले और हिम्मत को कोई नहीं तोड़ सकता। आंदोलन को समर्थन देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से छोटे छोटे प्रदर्शनों की खबरें भी सामने आ रही। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत मारखम ग्राउंड में मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री IAS प्रशिक्षण संस्थान में 48 प्रशिक्षु IAS पहुंचे और ग्राम सभा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं को देखा और उन्हें कैसे मूर्त रूप देकर धरातल पर उतारा जाता है उसकी विस्तृत जानकारी ली। पूरे हफ्ते चीज़ें पढ़ाई गई थी और अभी हम उसको फील्ड पे देखने जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ वो सारी चीज़ें देखने के लिए। तो बेसिकली हमारी टीम को 3 चीज़ों के लिए भेजा है: एग्रो सिक्योरिटी, इरिगेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना। तो अभी तक 1 हफ्ते से हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे थे क्लासरूम में। अब हम उन चीज़ों का निरीक्षण करने वाले हैं फील्ड पर जाकर। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस एक्सपीरियंस के लिए और मैं अपनी अकेडमी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं यहाँ आकर चीज़ें अपने आप अनुभव कर। आज हमारी ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा दिन है कि हमारे कम से कम भी 3 ग्रुपों में 48 IAS प्रशिक्षु यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उनके द्वारा जो हमारी ग्राम पंचायत में कार्य हो रहे हैं, किस स्तर पर हो रहे हैं और कैसे कैसे कार्य होते हैं, उनकी जानकारी वो ले रहे हैं। और आज हम उनको लेकर अपनी पूरी ग्राम सभा में जितने भी कार्य किए हैं हम उनको दिखाएंगे और उनको जानकारी देंगे। मैं सभी IAS प्रशिक्षुओं को यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन कर्मचारियों ने बढ़ा दी। दरअसल राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करे कर्मचारियों के बाद अब उपनल कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आंदोलनरत विभिन्न कर्मचारियों के संगठनों को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस ने जहां लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली में बड़ा मुद्दा बनाया था, तो वहीं दूसरी ओर सरकार से उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का भी दबाव बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आंदोलन करे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन देकर बीजेपी सरकार पर कर्मचारी विरोधी होने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक दल इसको जीतने में लगे हुए हैं। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे। हालांकि बीजेपी की ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के आंदोलन ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अपनी कई सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के सैकड़ों उपनल कर्मचारियों ने शुक्रवार को राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के आवास का घेराव किया। नाराज उपनल कर्मचारियों ने बीजेपी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वहीं आंदोलन कर रहे उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को कांग्रेस का भी समर्थन मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपनल कर्मचारियों के समर्थन में पहले उपवास रखा, फिर कर्मचारियों के प्रदेश में जाकर अपना समर्थन दिया। हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी कर्मचारी विरोधी सरकार है जो लगातार कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। यही इसीलिए तो सड़कों पे हैं सर, इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं कि जो हमारे धामी जी हैं, आप ये पोस्टर देख सकते हैं। ये पोस्टर अपने आप में बहुत कुछ बोल रहे हैं कि ये जब विधायक थे तब ये हमारे साथ थे, तब इन्होंने कहा था इन लोगों को नियमित किया जाना चाहिए। आज पूरे प्रदेश की कमान इनके हाथ में है और आज ये हम सबसे ज़्यादा हम उपेक्षित हैं।
एक उपनल पूरे प्रदेश में जो है ना 70 से 80% कार्यालयों में उपनल कर्मी काम कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि इस पूरे प्रदेश को उपनल का प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद भी हमारी इतनी उपेक्षा की जा रही है, हमें बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है। 13 से 14 घंटे हम लोग काम करते हैं इस अल्प वेतन में, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। सर मुख्य मांगे आपको सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है। हम लोग ने इसलिए डबल इंजन की सरकार को हमने पूरा मौका दिया था। चलो डबल इंजन की सरकार से ये होगा कि माननीय हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि इनको 1 साल के भीतर नियमितीकरण किया जाए और 6 महीने के भीतर जो है इनको समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट से जीते हम लोग, इनके पास तो बहुत अच्छा वो उदाहरण था कि हम लोग हाईकोर्ट से जीत रहे, इनको पक्का करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग SLP लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गए, किस बात की वो है। हम लोगों ने एक दिन रात एक करके इस भारतीय जनता पार्टी को वोट लगा के जिताए हैं। 28,000 कर्मचारी, अगर आप एक परिवार में 4 लोग भी लगाएंगे तो हमारे वोट से ये लोग जीत रहे हैं, सरकार बन रही है इनकी। इन बच्चों के इनकी मांगों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने, अपनी भावनात्मक समर्थन इनको देने के लिए आया हूँ। और इसीलिए मैं नॉर्मली मंत्री के वहाँ जब कूच इत्यादि होता है मैं उसमें सम्मिलित नहीं होता, मुख्यमंत्री या विधानसभा कूच में सम्मिलित होता हूँ। और क्योंकि इन्होंने जो कुछ अपने प्रस्ताव में कहा है उससे मैं बहुत द्रवित हूँ, बहुत चिंतित भी हूँ। और स्वाभाविक है कि भविष्य की कोई सुरक्षा नहीं, भविष्य का कोई निश्चय नहीं है। एक तरफ जहां उपनल कर्मचारियों का आंदोलन है तो दूसरी ओर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर बीजेपी सरकार को सबक सिखाने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष VP सिंह रावत ने देहरादून में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मुलाकात कर लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से रखे जाने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में देश के 85 लाख NPS कर्मचारी बीजेपी को जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है उत्तराखंड राज्य कर्मचारी प्रदेश है, राज्य की आजीविका का मुख्य साधन सरकारी कर्मचारी है। उत्तराखंड में गुजरात की तरह उद्योग नहीं है, यहाँ रोजगार के रूप में सिर्फ सरकारी नौकरी है और उत्तराखंड सरकार पुरानी पेंशन बहाली मांग के लिए गंभीर नहीं है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली कांग्रेस का बड़ा मुद्दा होगा। जी इस वक्त राजनीतिक हाशिए पर हैं और केवल जनता द्वारा नहीं, उनकी पार्टी द्वारा भी उनको हाशिए पर रखा गया है, क्योंकि कोई नेता उनको पूछ नहीं रहे। तो इस कारण वो और कुछ नहीं, राजनीति करने के लिए, राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। सब जानते हैं ये कर्मचारी विरोधी क्या, हम तो हर जन के जो है हितैषी सरकार है। हमने कर्मचारियों की सभी मांगों को समय समय पर पूरा किया है। कर्मचारियों को समय समय पर जो है जो उनकी डिमांड रही थी उनके अनुसार जो है उनके भत्ते सब कुछ जो है हमारी सरकार ने दिया है। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने निर्देश भी दिया, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें बनी वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम उन्होंने लागू की। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में सरकार बदलने के बाद उसको फिर से टर्न डाउन बीजेपी ने किया है। तो कर्मचारियों को भी समझना चाहिए कि कौन उनके पक्ष में है। आज जितने घर चल रहे हैं जिसमें बेरोजगार बच्चे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, वो पेंशनर्स के परिवार से परिवार चल रहा है। और आने वाले 10-15 साल बाद की अगर हम कल्पना करें, अगर हमारे पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलेगी और बेरोजगारी का जो हाल है, तो परिवार कैसे चलेंगे, घरों की भयानक स्थिति हो जाएगी। और राहुल गांधी जी ने कमिटमेंट दिया है और हमारे खड़गे साहब ने कि अगर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। लेकिन इसका जो सबसे सीधा और सरल उपाय है वो केंद्र में जब कांग्रेस लेड गवर्नमेंट आएगी तभी हम इसको पूरे भारत में कर सकते हैं। और वही एक तरीका है ताकि इस हमारे स्ट्रक्चर को कोई खराब ना कर सके। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की टेंशन नाराज कर्मचारियों के आंदोलन ने बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कर्मचारी राज्य में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उपनल कर्मचारियों ने भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी, क्या कर्मचारियों का साथ कांग्रेस की नैया पार लगाएगा। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों कर्मचारियों की लड़ाई धर्म परिवर्तन तक आ गई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।